आप ही में से किन्हीं एक जागरूक श्रोता ने मुझसे कभी कहा था कि एक बार उपपदा लगन के ऊपर भी वीडियो को बनाइएगा। तब मैंने वहाँ कमेंट में भी कहा था कि इसका बुकिश नॉलेज जो होता है वो मेरे पास है, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए जो कोर डेप्थ चाहिए उसको पाने में अभी वक्त लग जाएगा। आज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल चार्ट रखूंगा। एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल चार्ट होगा जिनकी ज़िंदगी के ऊपर हम लोगों ने शायद कभी इतना सोचने की कोशिश ही नहीं करी, और हकीकत में ज़िंदगी उस व्यक्ति की कितनी बेहतरीन रही होगी या किस तरीके से रही होगी कि किसी को एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने का मौका मिले जो एक उभरता हुआ सितारा रहा हो अपने समय का। ठीक है, आपके सामने ये जो चार्ट है ये सुश्री मेनका गांधी जी का है। इनकी ज़िंदगी में एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ पे एक मैरिज हुई, उस मैरिज से जिस पर्सन के साथ मैरिज हुई वहाँ से राइज़ होना, क्योंकि इतना आसान भी नहीं रहा होगा एक इतने बड़े परिवार में, जिसे हम गांधी नेहरू परिवार कहते हैं, उसकी बहू बनना। आप सोच सकते हैं कि एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड या तो पर्सन हो या कुछ तो चार्ट में ऐसा हो जो कि व्यक्ति को वहाँ जुड़ता हो। उसके बावजूद जो उनकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हैं, उसको समझने की कोशिश। तो ये एक पर्टिकुलर कोई बुक है जिसमें कि इस बारे में बहुत ही डेप्थ में चर्चा की गई कि आखिर ज़िंदगी में हुआ क्यों? और हमारा काम सिर्फ रिसर्च है। हम यही जानना चाहते हैं कि व्यक्ति की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, वो हो क्यों रहा है? बाकी की सारी तो चाहते हैं, आपकी शादी, आपकी नौकरी, आपका धन, ये सब तो राहु है, ये चाहत है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है उन परिस्थितियों से जो कि ज़िंदगी में व्यक्ति को मजबूर कर रही हैं किसी एक चीज़ की तरफ आने के लिए जो उसके हाथ में है ही नहीं। चाहतें आपके अपने हाथों में हैं। आप जिस चीज़ की चाहत करते हो, अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे तो आपकी चाहत और आपकी मेहनत जब कभी भी राहु और शनि आपस में मिल जाएँगे तब आपको अपने रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। क्यों? क्योंकि शनि है कड़ी मेहनत और राहु है चाहत। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो 10th हाउस, और उसी से लाभ बनता है 11th हाउस। 11th हाउस के को-रूलर होते हैं राहु। इसलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जो भी डिज़ायर कर रहे हैं उसके ऊपर अगर वर्क करेंगे तो वो सक्सेस मिल जाएँगी। क्वेश्चन वहाँ आता है जो चीज़ आपके हाथों में नहीं हो, उसको भविष्य की बात कही जाती है। तो अब चर्चा शुरू करते हैं। मैं एक पूरी बुक से ही आपको चीज़ों को रीड करूँगा और ये भी समझाऊँगा। उत्पदा लगन से चीज़ों को बहुत गहराई से देखा जा सकता है, लेकिन उसे देखने समझने के लिए जो बहुत दिव्य ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, ये अभी उत्पन्न करना, इसे प्राप्त करना बहुत कम लोगों के पास है। इसको समझिएगा। ये कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली में अगर हम बात करें तो जो उत्पदा लगन था वो हमें तीसरे भाव में मिला, जहाँ पे उच्च राशि के बुध विराजमान थे। ठीक है, और हर कोई आके ये कहता है कि उत्पदा लगन से एक अगला जो भाव है सेकंड हाउस होता है उसको देख लीजिए, और वहाँ पे अगर कोई प्रभाव नहीं है तो जिंदगियां अच्छी चलेंगी, मैरिज अच्छी चलेंगी एंड सो एंड बहुत सारी चीजें। अब देखिए, इस कुंडली के अंदर आपको उपपदा लगन के जो स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं बुधदेव, और वो खुद के खुद ही अपने उत्पदा लगन में उच्च राशिस्थ विराजमान है। और जो सेकंड हाउस लॉर्ड बन रहे हैं वो शुक्र होंगे जो कि 12th हाउस में गए हैं। अब शुक्र जैसे ग्रह का 12वें भाव में जाना कोई बुरा नहीं मानते, अच्छा ही मानते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे चीजें कैसे बदल गई और कौन सी दशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी होगा जब कभी भी आप ऐसी चीजों को लगाएंगे। चलिए, इस चार्ट के अंदर उपपदा जो है वो आता है कन्या राशि में, जहाँ पे उच्च के बुध बैठे हैं। जब कभी भी कोई बेनिफिक और एग्जॉल्टेड मजबूत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट थर्ड हाउस में बैठता है तो वो एक भाग्य योग का निर्माण करता है। इसका मतलब है अगर किसी भी जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अंदर आपको कोई सौम्य ग्रह मिलता हो जो कि उच्च राशिस्थ है, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास महाभाग्य योग बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सौम्य ग्रह 9वें भाव के ऊपर शुभ दृष्टि लगाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं जब कभी भी आप अपनी किसी कुंडली के अंदर सौम्य ग्रहों को देखें। तृतीय भाव में कंडीशन क्या होनी चाहिए? उच्च होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए षडबल से। अब यहाँ पे बुध जो था वो एक भाग्य योग बना रहा था। अब ये भाग्य योग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाग्य योग के बिना इतने बड़े खानदान में शादी नहीं हो सकती थी। तो जो भाग्य योग बना रहा था बुध, वो खुद अपने आप में उपपदा लगन जो कि मैरिज के लिए देखा जाता है उसका स्वामी था, और उसने कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी किस्मत वाली शादी दी, जिसकी वजह से वो संजय गांधी जी से उनकी मैरिज हुई। और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री चली आ रही थी, उस परिवार में जाके उनका विवाह संपन्न हुआ। तो उपपदा लगन का स्वामी अगर आपका उच्च अवस्था में है और अगर भाग्य को देखता है तो हम कह सकते हैं कि बहुत वेल नोन पर्सन के साथ मैरिजेस हो सकती हैं।
ठीक, पहली कंडीशन। जब कभी भी आप प्रिंसेस और ऐसे लोगों की मैरिज को देखेंगे, वहां पे आप इस लॉजिक को यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद बात ये उठती है कि प्रॉब्लम क्या हुई। मैरिज का तो हमने अगला भाव देखा, सब अच्छा था, केंद्र अच्छे थे, परिस्थितियां कहाँ बदलती हैं। अब ये देखिए, अष्टक वर्ग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अष्टक वर्ग में जाके अगर हम चेक करेंगे तो हमें मालूम चलता है कि जो उनके पॉइंट्स थे तुला राशि में वो बहुत कम थे, सिर्फ 20 पॉइंट थे। अब यहाँ से हमें दूसरा नॉलेज मिलता है, उपपदा लगन से नेक्स्ट हाउस के अंदर यदि जो राशि आ रही है या जो भाव आ रहा है उसके अंदर कितना ज्यादा शर्वाष्टक वर्ग पॉइंट है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। थोड़ा सा इसी को रीड कर देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड हाउस है उपपदा से, उसके अंदर वो ब्रेक ऑफ मैरिज को दर्शा सकता है, और इसलिए भी दर्शा रहा था क्योंकि उसका स्वामी 12वें भाव जो कि लॉसेस है वहां पे जाके बैठा था। कहां से? लगन से 12वें बैठा था। इसलिए शुक्र का 12वें बैठना हम बहुत अच्छा मानते हैं, हर क्लासिकल टेक्स्ट कहता है। लेकिन जब हम उपपदा को देखने जा रहे हैं तो वहां से अगर हम देखें कि हमारे उपपदा का जो सेकंड हाउस लॉर्ड होगा, जहां से हम उपपदा देख रहे हैं उससे सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि लगन से 12वें चला गया तो फिर वो लॉस ऑफ मैरिज दिखा सकता है। ठीक है, इतनी चीज को तो आप यहाँ पे इंटरवीन कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये गया है लॉस करने, वो गया है किस तरीके की राशि में? एक जेमिनी जो कि ट्रेवल की राशि है, जो कि एक हवा की राशि है। तो एरी साइन में होना, ट्रेवल करने वाली साइन में होना और लॉस को दिखाना, इसकी वजह से जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई थी एयर क्रैश में। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी है कि उस राशि के तत्व को जोड़ा है। 12वें घर में नुकसान, फिर वायु तत्व की राशि और ग्रह वायु तत्व में जाके बैठा है। कुछ लोगों को पता होगा कि शुक्र जो है वो बड़े जहाजों को रिप्रेजेंट करता है, जल के भी और वायु के भी। वायु में बैठे तो वायुयान, जल में बैठे तो जलयान। तो यहाँ पे ये चीज हुई। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी जो हम लोगों को समझना है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजों की इवेंट कनेक्ट की जाती है नारायण दशा से। नारायण दशा विमशोत्तरी में आप इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे, और नारायण दशा की समझ, उसको अप्लाई करने की कैपेसिटी, क्योंकि वो एक राशि दशा है, इसीलिए उस कैपेसिटी को डेवलप करना भी अपने आप में चुनौती बना हुआ है। इसीलिए जब कभी भी बात होती है कि उपपदा लगन है और लोग चले आते हैं जेमिनाई लगा रहे हैं, चर कारक, आत्म कारक और पता नहीं कितने सारे कारक लगाते हैं, देखिए वो ठीक है, क्योंकि होरा शास्त्र ने ऊपर ऊपर जो चीजें लिखी हैं उसको पढ़ के आगे ज्ञान देना आसान है, उसको अप्लाई करना मुश्किल है। हम सभी लोगों ने अपने जन्म में कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। वही अंतर है। किताबों को पढ़ के जिस व्यक्ति ने बार बार एप्लीकेशन करी होगी वो व्यक्ति इसको निकाल के लिख सकता है कि जो चीज हम देख रहे हैं ये संजय रथ जी के द्वारा लिखित है, और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, ग्राउंड लेवल पे करी है कि उन्होंने उस दशाओं को समझा, उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे अगर हम नारायण दशा को यूज करें तो हम देखेंगे कि कर्क राशि में अंतर दशाएं चल रही थी और ये प्रत्यंतर दशाओं में ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से ये हुआ। इवन इन्होंने पॉइंट्स तक को मेंशन किया है कि उस राशि में सिर्फ 20 पॉइंट थे। पॉइंट दे कौन रहे थे? सूर्य ने दिया है, चंद्रमा ने दिया है 2 पॉइंट, जबकि मंगल और शनि ने पॉइंट देने में कमी रखी है। मंगल आत्मकारक ग्रह था, उसने पॉइंट भी कम दिए। साथ ही साथ शनि जो कि दर कारक है, जो विवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर प्लेनेट ने भी कहीं ना कहीं वहां पे पॉइंट देकर चुनौतियां दर्शाई हैं। अब इससे आप छोटी छोटी चीजों को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मंगल और शनि जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स माने जाते हैं, क्रूर माने जाते हैं, उनका पॉइंट एक एक पॉइंट है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं चुनौतियां दिखाता है। शनि का पॉइंट देना कहीं पर वो आपको आपकी जिंदगी में हार्डशिप, सौरो, दुख, दर्द दिखाता है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि हम अभी आपको कह दें कि नहीं देखिए अष्टक वर्ग में तो पॉइंट कम है, लेकिन फिर कौन से ग्रह ने पॉइंट दिए हैं, क्या उसका इंडिकेशन है, ये समझना भी जरूरी है। और इस समय हम उस परिस्थिति में नहीं है कि आप लोगों को इस बात को एक्सप्लेन किया जा सके। आधे अधूरे ज्ञान में चीजों को बोलने से कुछ लोग तो उसको वैसे ही पकड़ लेंगे, कुछ लोग उसको गहराई में खोजेंगे। अब मान लीजिए यही बात हम कह दें कि हाँ उपपदा लगन है, सेकंड हाउस का जो वो है स्वामी बन रहा है वो 12वें चला गया, आधे लोग तो यही सोचने लगेंगे कि उनके अपने ही स्पाउस की डेथ तो नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है, शुक्र वहां गया इसलिए डेथ हो गई, ये रीजन नहीं है। रीजन और भी कुछ है। अष्टक वर्ग के अंदर वहां पे किस ग्रह के पॉइंट्स में क्या कमी है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो दशा यूज की गई है वो नारायण दशा यूज की गई है, क्योंकि एक बहुत ही साफ शब्दों में बात कही गई है। विमशोत्तरी यह बताती है कि व्यक्ति के बुद्धि पे क्या चल रहा होगा, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। ये उन लोगों का काम है जिनको कि प्रिडिक्शंस करनी है नॉर्मली और चीजों को सॉर्ट आउट करना है।
ज़िंदगी की गहराई में वो जो आज आप सोच रहे हो, कल कुछ समय के बाद आप उसको नहीं सोचोगे। कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, अचानक से उन्होंने ड्रिंकिंग की हैबिट लगाई, उन्होंने कोई गलत हैबिट लगाई और पटरी पे चल रही ज़िंदगी एकदम से बदलती है। तो ज़िंदगी के उस रहस्य को खोजने की बात है कि व्यक्ति अच्छा खासा था, वो कहीं पे गया और उसको क्या हो गया कि वो बदल गया। इन सारे सवालों के जवाब विंशोत्तरी दशा नहीं देती। विंशोत्तरी दशा व्यक्ति के दिमाग की बात तो कर सकती है कि वो आज क्या सोच रहा है। वो ये नहीं बता सकती उसके पीछे क्या कारण होंगे जो कि वो बदल जाएगा। क्या वो कारण रहे हैं कि आचार्य रजनीश जो कि एक प्रोफ़ेसर रहे हैं एक कॉलेज के अंदर, वो अचानक से अपनी ज़िंदगी में इतना बदल गए? क्या कारण रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ही ऊँचे पद तक गया, उसको एक झटके में उसने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ पलट दी? ये जो सवाल हैं, इनके जवाब विंशोत्तरी दशा नहीं देती। उनके जवाब के लिए नारायण दशाओं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अष्टक वर्ग के लिए अगर आप चाहें, तो अष्टक वर्ग में भी आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं कि इस कुंडली में जो सर्वाष्टक वर्ग है, यहाँ पे आप देखो 20 पॉइंट्स थे और यहाँ पे जो पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको उतने ज़्यादा पॉज़िटिव पॉइंट्स नहीं आ रहे। सूर्य से 2 पॉइंट, चंद्रमा से 2 पॉइंट, मंगल से 1 पॉइंट जो वहाँ पे मेंशन्ड किया गया है, ये इन बातों को मेंशन्ड किया गया है। तो सर्वाष्टक वर्ग का जो प्रभाव है, उसको भी इंक्लूड करके देखना पड़ता है, जब आप अपनी ज़िंदगी में उपपदा लगन को लगाने की कोशिश करेंगे तब। वरना आप यही सोचते रहेंगे कि हाँ, मेरे सेकंड हाउस में ये ग्रह बैठा है, वो ग्रह बैठा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हैं, जो कुछ भी चुनौतियाँ हैं, वो सिर्फ़ ऊपर से ग्रह ही नहीं, उनके अंदर की कुछ और भी बारीकियाँ हैं, जो कि बताती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस कुंडली को देखकर अगर हम आँख बंद करके प्रेडिक्शंस लगाने शुरू करते, हम कह देते उपपदा का जो स्वामी है वो तो उच्च राशि से बहुत अच्छा, ठीक है? भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य योग भी है और यहाँ से शुक्र बैठा है 12वें में, तो 12वें में तो अच्छा ही होता है। लेकिन आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएँगे उस कंडीशन में कि आखिरकार ये जो इतना हेवी लॉस हुआ है व्यक्ति को, वो हुआ क्यों है? आई थिंक कि अब जो मैंने वहाँ पे आपसे कहा था, आप उसको समझ रहे होंगे। किताब का ज्ञान लगाना आसान है क्योंकि अब जो सामने दिख रहा है ज़िंदगी में और किसी व्यक्ति ने मुझे पढ़ा दिया, ये बता दिया, तो मैंने उस चीज़ को बोल दिया, ये वैसे ही बराबर बात है। लेकिन क्या जो लोग इसकी बात कर रहे हैं, वो इन दशाओं को एग्ज़ैक्टली लगाते हैं? अगर हाँ, तब तो वो श्योर-शॉट बताएँगे। वरना एक लेमैन व्यक्ति यूट्यूब की दुनिया में जब हम बात करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को बता रहे हैं जिनको बाकी के अंदर की बारीकियों का कुछ एबीसीडी पता नहीं है। वो सिर्फ़ ऊपर की 4-6 चीज़ों को देखते हैं और उसको अपने अंदर अपने हिसाब से लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, खासकर जेमिनी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जेमिनी में सारे कांसेप्ट जो हैं, वो बहुत ही डीप हो जाते हैं। वहाँ पे राशि दृष्टि के बिना आप प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते। वहाँ ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि के बीच के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा जब कभी भी आप बात करेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। यानी कि अगर आत्मकारक और उपपदा लगन, अरुधा लगन और ये सारों की बात आप कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस कंडीशन में सिर्फ़ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती, राशि की दृष्टियाँ भी काम करती हैं। कौन-सी राशि की दृष्टि किस तरीके से रिज़ल्ट करेगी, ये समझना भी बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए जब कभी भी आप उपपदा लगन वाली चीज़ों की तरफ आएँ, तो मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, नारायण दशा चलाने की स्थिति में आप लोग नहीं हैं और उसको समझाने की स्थिति में मैं आज नहीं हूँ। भविष्य में कभी होऊँगा जब मेहनत करके, तो ज़रूर सिखाऊँगा, आज नहीं हूँ कि आपको सिखा सकूँ। अगर आप लोग उपपदा लगन से भी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से करिएगा। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वहाँ पे बैठे हुए ग्रहों के ऊपर ही दोष मढ़ दीजिएगा। कई बार आपको वहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। वहाँ के स्वामी कहीं किसी और अवस्था में बैठे होंगे, अष्टक वर्ग में कुछ और चुनौतियाँ हो रही होंगी। इन चीज़ों को देखकर, सोचकर, सुनकर ऐसे डर मत जाइएगा। इवेंट तब तक नहीं होगी जब तक कि नारायण दशा उसे कराने ना आए, क्योंकि नारायण दशा ये बता देती है कि व्यक्ति की जिंदगी में परिस्थिति नहीं, उसके लिए जो चीज बनाई गई है वो क्या है। सस्टेनेंस जो है वो नारायण के हाथ में है, ठीक है? जिस दिन आपका सस्टेनेंस चेंज होता है उस दिन व्यक्ति बदल जाता है। कुछ लोगों के पास उस समय स्थिति में वो चीज़ें नहीं है तो वो चोरी कर लेते हैं। जब उनके पास वो चीज़ आ जाती है तो वो चोरी नहीं करते। एक इंसिडेंट जो आपको कोविड काल में ध्यान होगा कि एक व्यक्ति दवाइयाँ चुरा के भाग गया और वापस आके रख के गया और लिख के चला गया कि गलती से मैं ये लेके चला गया था। उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं थी, वो उसकी परिस्थिति थी। इस बात को समझिए, ज़िंदगी में इन्हीं बारीकियों को समझ के आपको एस्ट्रोलॉजी लगानी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग के अंदर की परिस्थिति कुछ और है और आपकी परिस्थिति कुछ और है, तो दोनों में बहुत अंतर है। एक अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी, करोड़पति जैसे लोग भी अचानक से अगर डाउनफॉल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके सोचने के ढंग के अलावा पीछे कुछ और परिस्थितियाँ काम करती हैं, जो कि बड़े-बड़े लोगों को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने के लिए ज़िम्मेदार हुआ करती हैं। धन्यवाद।